तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर, हमारे नए चैनल के ऊपर हम लोग ने एक बैच शुरू किया हुआ था हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जहां पर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। आई नो काफ़ी लेट हो चुका है मुझे पढ़ाने में, काफ़ी सारे लेसन स्किप हो गए हैं, पर कोई बात नहीं। आप लोगों का जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग वाला चैप्टर था वो था आपका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, मैंने जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि बच्चों जो भी आपको चैप्टर चाहिए वो जरा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। और सबसे ज्यादा कमेंट जो मुझे दिखे हैं वो इसी चैप्टर के दिखे हैं। इसके बाद वाला भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, लास्ट चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही मतलब मजेदार लेसन जिसका नाम क्या है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अब एक्सक्रीशन में पढ़ना क्या है, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कई सारी चीजें इसके अंदर हम लोग को देखना है। सही है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। आज का ये लेक्चर डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, जहां पे हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं बिलोंग करती हैं, उन सारी चीजों की आज हम लोग बात करेंगे। सही बात है, ठीक है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है JR ट्यूटोरियल्स का, तो इसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। सही बात है, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टा का आईडी है। ठीक है, आप यहाँ पे आके मुझे अपने डाउट, अपने मैसेजेस मुझे पहुंचा सकते हो, अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये हमारा लेक्चर 1 है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़े बेसिक्स की। ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग हायर लेवल तक जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली आपको किडनी बनाने समझा दूं, डायरेक्टली आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम करना समझा दूं, तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि आखिरकार मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। सही बात है, और वहां से कैसे एक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जिस वेस्ट को हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे, और उन वेस्ट को कैसे हम निकालेंगे। सही बात है, ठीक है। देखो, आप लोगों ने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी बायोलॉजी में, कि आपके सेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं। मान लो ये आपका सेल है, ह्यूमन का कोई एक सेल है। अब इस सेल के अंदर कई सारे रिएक्शन चलते रहते हैं। जैसे मान लो कोई ए है, ए अगर बी से मिलके यहाँ पे मान लो कोई सी का फॉर्मेशन कर रहा है। सही है, या फिर ऐसा भी होता है कि मान लो कभी पी जो है वो आगे चल के टूट जाता है और क्यू प्लस डब्ल्यू का फॉर्मेशन करता है। मतलब समझ रहे हो ना, ये सिर्फ मैं तुम लोग को एक रैंडम बता रहा हूं, यहाँ पे कोई रिएक्शन मैं तुम लोग को दिखाने दूं। सही है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि हमेशा आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या हो सकता है, या तो दो चीजें मिलकर एक चीजों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर एक चीज टूटकर दो अलग अलग चीज बना सकती है। ऐसे दो अलग अलग प्रकार के रिएक्शन आपके बॉडी में होते हैं। सही बात है, जब अगर कोई एक चीज टूट कर दो अलग अलग चीजें बनाती हैं, इसे हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई दो चीजें मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही हैं, उसे हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो प्रोटीन सिंथेसिस है। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बच्चों कई सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके। कई सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एक लाइन में, एक सीरीज में ज्वाइन हो जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि भैया यहां पर प्रोटीन बन गया। सो प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कई सारे अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़कर बना है। सही बात है, तो यहां पे भी वही चीज है ना। अगर ए, मान लो तो कोई अमाइनो एसिड है, अगर ए आपका कोई अमाइनो एसिड है, सही है, तो अगर ए और बी दोनों जुड़े हैं तो इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज नथिंग बट योर सी। सो इट इज नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि एक चीज टूटती है जिससे अलग अलग चीजें फॉर्म होती हैं। जैसे मान लो रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। सही है, और वहां से कई अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं और वहां से लास्ट में आपको एनर्जी मिलती है। सही बात है ना, तो ये हो गया आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन सारे रिएक्शन को बच्चों, ठीक है, ये जो सारे रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं, इन सारे रिएक्शन को एक साथ हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इन सारे रिएक्शन को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। सही बात है, इन सारे रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और आपके पूरे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर आप सबको कंबाइन कर दोगे ना, तो उसे हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म। बड़ा ही सिंपल है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आ गया,
मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, आपके बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस है सबको मैं कंबाइन करके क्या कह रहा हूं, मेटाबॉलिज्म कह रहा हूं। हर रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है, या तो एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों एक चीज और देखने के लिए मिलती है, जब ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जब ये रिएक्शन होते हैं तो इनके बीच में बच्चों कुछ हमको वेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। अब आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब केमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी दो अलग अलग रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट बनता है, पर प्रोडक्ट के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है ना। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि मान लो आपका ए और बी आगे चल के कोई रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद सी बना, ठीक है, नाउ सी इज योर प्रोडक्ट। सी क्या है बच्चों, आपका प्रोडक्ट है। पर इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक ऐसी चीज भी बनी है, एक ऐसी चीज भी बनी है जिसकी आपको नीड नहीं है, जो आपके लिए वेस्ट है, उसे हम लोग कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट। सही है, वो क्या है बच्चों, हमारा बाय प्रोडक्ट। मतलब ऐसी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको नहीं चाहिए आपके, मतलब आपके बॉडी के अंदर, इट इज द बाय प्रोडक्ट। अब ये बाय प्रोडक्ट आपकी बॉडी में रहेगा तो आपको हार्म कर सकता है, मतलब इसे निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। सो इट इज काइंड ऑफ वेस्ट। ये क्या हो गया हमारे लिए बच्चों, वेस्ट हो गया ना। जैसे कंपनीज में कई सारी दवाइयां बनाई जाती है, तो दवाइयां बनाने के टाइम पे वहां से कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, कुछ वेस्ट निकलता है, जिससे फिर कंपनियां उसको प्यूरिफाई करके नदियों में छोड़ देती है, मतलब नदियों को दूषित करती है। अलग अलग चीजें होती है, कई सारी कंपनियां जो एयर पोल्यूशन भी करती है, बहुत सारे हवा निकाल देती है, तो वो क्या उनके लिए वेस्ट है ना बच्चों। वैसे ही कई सारे रिएक्शन में वेस्ट फॉर्मेशन होता है, वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो वेस्ट बन रहा है, जैसे मान लो ये आपका रिएक्शन हुई, इसके साथ कुछ एक्स बन गया, समझ लो, सब सिमिलरली इसके साथ भी कुछ एक्स बन गया। नाउ ये जो एक्स है ये आपके बॉडी को जरूरत नहीं है, तो ये कहलाएगा बच्चों मेटाबॉलिक वेस्ट। समझ रहे हो, ये क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट। समझ में आई बात। मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो वेस्ट बन रहा है उन वेस्ट को हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब कितने प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं, आ जाओ बात करते हैं। आ जाओ एक सेकेंड, चलो आगे बात कर लेंगे, या फिर इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपको ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। ले लिया, चलो देखो रब कर दें। अब हम लोग बात करेंगे कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और हम किस मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस वेस्ट की बात करूं बच्चों तो कई प्रकार के वेस्ट होते हैं। जैसे मान लो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, आप लोग ने पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन में बच्चों आपका एक होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सही है, इस ग्लूकोज में क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है। 10th में पढ़ा होगा ना, 10th में आई गेस लेसन नंबर 2 था, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि सबसे पहले ग्लूकोज आता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो एक प्रोसेस चलती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, सही बात है। फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल चलती है जिसे हम लोग TCA साइकिल कहते हैं ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन चलता है, और एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, एट द एंड आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगी ATP यानी आपकी एनर्जी, आपको मिलेगा H2O यानी आपका वाटर, ये वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। पर यहां पे बनता है बच्चों CO2, यहां पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है। अगर आपकी बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये आपकी बॉडी में जहर का भी काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस CO2 को निकालना पड़ेगा, इस CO2 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, निकालना पड़ेगा। तो दिस CO2 इज ऑल्सो अ वेस्ट। ये भी क्या है बच्चों, आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है एक प्रकार का, सही बात है। फिर एक वेस्ट होता है बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये करते हैं, एक वेस्ट होता है बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। एक ऑर्गन होता है बच्चों आपकी बॉडी में, जैसे हम लोग कहते हैं लिवर, कुछ इस शेप का आपके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, दैट इज टर्म्ड एज लिवर, सही है। और लिवर है तो भैया लिवर के अंदर कुछ सेल्स तो होंगे ही,
सही बात है ना, आपका लिवर नॉन लिविंग तो है नहीं, ये लिविंग है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे। लिवर के सेल को हेपाटिक सेल कहते हैं, तो ये भी आप जान लो थोड़ा सा, हेपाटिक सेल। सही बात है। अब होता क्या है, इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूं कि मुझे कुछ चीजें दिखानी है इसके अंदर। सपोज ये है आपका वो सेल, दिस इज द हेपाटिक सेल। अब होता क्या, देखो कभी कभी आपकी बॉडी जब स्ट्रेस कंडीशन में होती है ना, तो आपकी बॉडी क्या करती है बच्चों, अमाइनो एसिड को तोड़ देती है। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में आपकी बॉडी क्या करती है, अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करती है, और ये ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, आपका लिवर करेगा। ठीक है, दिस इज द लिवर। तो आपका लिवर ये काम करता है इसको ब्रेक डाउन करने का, अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अब अमाइनो एसिड क्या होती है, आ जाओ देख लेते हैं। अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कार्बन है, सही है, इस कार्बन पे यहां पे एसिड लगा हुआ है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे लगा हुआ है NH2 अमोनिया वाला ग्रुप, यहां पे ऊपर लगा हुआ है एक H, और यहां पे नीचे R ग्रुप होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ये R ग्रुप को आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो टोटल 21 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये सिर्फ अमाइनो एसिड कैसे बनेंगे, इस R ग्रुप को रिप्लेस कर दो, अलग अलग अगर आप R ग्रुप डालोगे तो अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड बनते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर अमाइनो एसिड। आपका लिवर क्या करेगा बच्चों, आपका लिवर क्या करेगा, इस अमाइनो एसिड को यहां से तोड़ देगा, दिख रहा है, यहां से इस अमाइनो एसिड को यहां से तोड़ देगा। जब ये अमाइनो एसिड इस पोजीशन से टूटेगा तो यहां पे दो चीजें बन जाएंगी, एक ये वाला पार्ट जहां पे आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, और एक आपका R ग्रुप है, और एक आपका बच्चों ये आपका NH2 वाला पार्ट, ये आपका अमोनिया हो गया। सही है, ये आपका कौन सा पार्ट है बच्चों, NH2 वाला पार्ट। सही है। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको आपकी बॉडी यूज कर लेती है फर्दर। इससे पता है, इससे आगे चल के ना ग्लूकोज भी बनाया जा सकता है, इससे आगे चलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है आपके इस वाले पार्ट से। सही है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से आगे चल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है। सही है। तो यहां पे एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई। मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन से टाइप की, कैटाबॉलिक टाइप की। कैटाबॉलिक में हम लोगों ने क्या किया, एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, काट दिया दो अलग अलग पार्ट में, एक आपका ये वाला पार्ट बना, एक आपका ये वाला पार्ट बना। इस पार्ट को आपकी बॉडी फर्दर यूज कर ले रही है एज अ ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए। एक सेकेंड, आप फर्दर ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए इसको यूज कर ले रही है। अब बचा हुआ बच्चों ये NH2 पार्ट है, जो NH2 बचा हुआ है इसका आपकी बॉडी क्या करे, ये हो गया बच्चों वेस्ट। और इस वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये कौन सा वेस्ट है, ये है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों नाइट्रोजन, देखो स्ट्रक्चर से दिख रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन, दिख रहा है इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो इट इज नोन एज नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, थोड़ा हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि नाइट्रोजनस वेस्ट बच्चों अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चलो आगे वाले स्लाइड में बात करते हैं। अभी हम लोग ने नाइट्रोजनस वेस्ट, देखो नाइट्रोजन वेस्ट मैंने डाल दिया। अभी हम लोग ने बात किया नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में निकला था, NH2 के फॉर्म में निकला था। सही है। तो अगर मैंने इसमें एक हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या ये अमोनिया बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो सबसे पहला टाइप होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का बच्चों, अमोनिया। समझ रहे हो, सबसे पहला टाइप क्या होता है, अमोनिया। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, NH3 से लिख सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है बच्चों। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। ठीक है, अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर आपकी बॉडी में अमोनिया है, जो कि हर प्रोसेस में अमोनिया ही बनेगा जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, तो भैया अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। और अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, सो यहां पे लिख सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अमोनिया। समझ रहे हो क्या मैंने लिखा, समझ में आया। मैंने बोला बच्चों कि अमोनिया सबसे पहले फॉर्म कर लिया अभी हम लोग ने एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। सही है, इट इज वन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपका अमोनिया है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, पहली बात हाईली टॉक्सिक है, ज्यादा आपके बॉडी में नहीं बनना चाहिए। और दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों कि भैया अमोनिया को अगर आपकी बॉडी को अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना है तो इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है,
बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, ऑलमोस्ट 10 लीटर। कितना पता है? ऑलमोस्ट 10 लीटर, 10 लीटर पानी की जरूरत होगी अगर आपकी बॉडी के अंदर एक दिन के अंदर जितना अमोनिया बन रहा है उसको निकालना है, तो आपको 10 लीटर पानी की जरूरत होगी। अब इतना ज्यादा तो हम लोग यूरिनेट करते नहीं है, हम लोग जो सुसु करते हैं वो इतना ज्यादा तो करते नहीं है ना। बेसिकली हमारा जो सुसु होता है, जो हमारा यूरिनेशन होता है, वो पर डे 1 to 1.5 लीटर होता है, ठीक है, 1 या 1.5 लीटर के करीब होता है। तो इतना पानी है नहीं हमारे पास कि भैया हम अमोनिया को रिमूव कर सके। सही है, ये वो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं बच्चों जो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमेशा पानी के अंदर रहते हैं वो ये कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल में आपका फिश हो गया, फिशेस, एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल में फिशेस, ठीक है, जो फिशेस है वो हमेशा कंटिन्यूस पानी के अंदर रहते हैं, तो भैया वो अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है, जो ध्यान से सुनना, जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है बच्चों, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, या फिर अमोनोटेलिज्म भी कह सकते हैं, अमोनोटेलिज्म भी कह सकते हैं, बात बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब भैया जो फिशेस है वो ये कर सकती हैं, पर हम ये नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इतना पानी नहीं है, 10 लीटर पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस अमोनिया को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस अमोनिया को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो इसको मैं मिटा दूं, मैं इसलिए पीछे गया था ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकें। कैन आई रब दिस? ओके, ऐसे मिटा के देखते हैं। डिलीट, हाँ हो गया, तो मिटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइप बच्चों, नेक्स्ट टाइप, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास इतना ज्यादा पानी नहीं है, 10 लीटर पानी नहीं है, तो वो क्या करें? वो उस अमोनिया को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं यूरिया, ठीक है, जिसे वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया। कैसे कन्वर्ट होता है? आपके बॉडी में, आपके बॉडी के अंदर जो लिवर है, लिवर के अंदर एक यूरिया साइकिल चलती है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल में आपका अमोनिया आएगा और वहां से बाहर आपका यूरिया निकलेगा, तो यूरिया बना है भैया। नाउ यूरिया इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में बच्चों इट इज लेस टॉक्सिक, लिख दो ऐसा, एज कंपेयर्ड विथ अमोनिया। अगर आप अमोनिया से कंपेयर करोगे तो यूरिया काफी कम टॉक्सिक है, सही बात है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर, इट ऑल्सो रिक्वायर लेस वाटर एज कंपेयर टू अमोनिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोला मैंने? भैया आपका जो यूरिया है वो थोड़ा सा लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया से बहुत ही कम टॉक्सिक है, सही बात है। और यूरिया को बहुत ही कम पानी की जरूरत है, बहुत ही कम पानी की जरूरत है जिससे वो अपना यूरिया बाहर निकाल सकता है। कितना? ऑलमोस्ट जितना हम लोग यूज करते हैं, 1 to 1.5 लीटर पर डे, समझ रहे हो? ठीक है। सो इन चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव वाटर। हमारे पास इतना ज्यादा वाटर नहीं है पर हमारे पास पानी है बच्चों, इसलिए हम लोग कहते हैं ना पानी पिया करो, पानी अच्छे से पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो, दिन में कम से कम 4 लीटर तो पानी पिया ही करो ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग करे, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आपको मिले, समझ रहे हो? ठीक है। सो कौन करेगा ये करेंगे मैमल्स। इसका एग्जाम्पल में लिख लो मैमल्स, मैमल्स यानी हम, ठीक है। हम, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे निकलता है बच्चों? एज अ यूरिया के फॉर्म, सही है। किस फॉर्म में निकलता है बच्चों? यूरिया के फॉर्म में। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जो भी यूरिया रिमूव कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। आर वी क्लियर्ड? आर वी क्लियर टिल नाउ? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ये भी एक फॉर्म है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
यूरिया हो गया। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप, दैट इज यूरिक एसिड। थर्ड टाइप है बच्चों यूरिक एसिड। नाउ यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड जो है इट इज लीस्ट टॉक्सिक। लीस्ट टॉक्सिक मतलब सबसे कम टॉक्सिक होता है आपका यूरिक एसिड, एंड इट ऑल्सो required least amount of water। ठीक है, इसको सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए। सही है, सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर आपके यूरिक एसिड को लगता है क्योंकि ये बहुत ही कम टॉक्सिक है। सही है, तो अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज करेंगे यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट? कौन से ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे भैया? वही यूज करेंगे जिनके पास इतना ज्यादा पानी नहीं है, जिनको पानी ज्यादा नहीं मिलता, जिनको हमेशा ऐसा फिक्स नहीं कि भैया मेरे पास पानी होगा ही होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो वो क्या करेंगे भैया, वो यूरिक एसिड को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। और इनका जो वेस्ट होता है ना, जब इनका आप यूरिन देखोगे तो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, थिक। जैसे आप लोग ने बर्ड का देखा है, बर्ड अगर कहीं पे भी मतलब हम लोग बोलते हैं ना बर्ड का जो पूप होता है, पूप तो नहीं बोल सकते, बर्ड का जो एक्सक्रीशन होता है वो आपने देखा ना व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, आपके गाड़ियों पे गिरा होता है, बहुत सारे गाड़ियों, बहुत सारे रोड पे गिरा होता है। वो जो व्हाइट कलर का थिक पेस्ट है ना, वो क्या है, वो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है बच्चों, बर्ड का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और वो इतना थिक होता है कि उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड है बच्चों। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, यूरिक एसिड है। समझ रहे हो? ठीक है, उसके अंदर यूरिक एसिड है। तो इसका एग्जांपल आपको दे देना है बर्ड। बर्ड जो है वो यूरिक एसिड रिमूव करती है और बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में पानी यूज करती है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। समझ रहे हो? और उनका जो अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, पेस्ट जैसे होता है। समझ रहे हो? थिक पेस्ट की तरह होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड को रिमूव कर रहे हैं इन्हें हम लोग यूरिकोटेलिक कहेंगे। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, सो ये तीन चीजें क्लियर है बच्चों। ये तीन चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चले अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ। अब हम लोग मेन समझेंगे कि भैया ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता कैसा है। कई सारे और टॉपिक्स भी हैं पर उनको हम लोग थोड़ा सा बाद में रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है इन चैप्टर से रिलेटेड, उसे थोड़ा सा हम लोग प्राइमरली फोकस पे रखेंगे और उससे थोड़ा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो आज अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे, अरे सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर मैंने रेस्पिरेटरी के पहले बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। अब देखो जैसा मैंने तुमको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका CO2 भी एक्सक्रीटरी है। सही है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से CO2 निकल रहा है ना, तो वो भी एक टाइप का वेस्ट ही है, पर उसको हम लोग एक्सक्रीटरी नहीं मानते क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं। सही बात है। बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट की। ठीक है, एक और होता है बच्चों वेस्ट, क्रिएटिनिन। लिखवा देता हूं कहीं आप भूल ना जाओ। लिखे हाँ देखो, वेस्ट की बात कर रहे हैं। एक और टाइप का वेस्ट होता है बच्चों, हम लोग कहते हैं क्रिएटिनिन। समझ रहे हो? ऐसी कुछ स्पेलिंग होती है क्रिएटिनिन। ठीक है, सो क्रिएटिनिन इज ऑल्सो अ वेस्ट। तो तीन प्रकार के वेस्ट की हम लोग ने बात की। CO2 जो कि रेस्पिरेटरी वेस्ट है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्चुअली एक्सक्रीशन में हम लोग पढ़ेंगे, और एक आपका क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन भी आपका किडनी ही रिमूव करता है पर ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, उसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। सही बात है। तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे किडनी इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन चीजें होगी मैं बताऊंगा आप लोग को, पर मेजरली हमारा किडनी इन्वॉल्व होगा। और मेजरली हम लोग बात करेंगे किस वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट की। ठीक है, सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आंसर सुनेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डील करता है बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ। समझ रहे हो? नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डील करता है। बात समझ में आ गई? अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये कोई बंदा है, या फिर एक नया पेज ले लें,
इसको मिटा दूं क्या ऊपर वाला, थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए, मिटा दूं क्या? तुम लोग मेरे को बताओगे तो हो नहीं भैया, है लाइव तो चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। चलो याद रखना कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। अब इमेजिन करो बच्चों, एक बंदा है, ये बॉडी है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये। इमेजिन करो ये कोई बंदा है, ठीक है, जिसकी ये बॉडी है, जिसका ये हिप वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है आप लोग को पता है? किडनी प्रेजेंट होता है बच्चों लोअर साइड में, लोअर बैक में। अगर आपसे कोई बोले कि साइड साइड में प्रेजेंट होता तो नहीं, साइड में प्रेजेंट नहीं होता, लोअर साइड प्रेजेंट होता है, और एकदम लैटरल साइड में, एकदम नीचे साइड प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका किडनी। तो किडनी से पहले हम लोग बनाते हैं हमारा लिवर। मान लो सपोज दैट बच्चों, सपोज दैट अवर लिवर, ठीक है, ये है हमारा लिवर, सही है। अब आप लोग को एक चीज पता है, आप लोग को एक चीज पता है कि जो लिवर है वही लिवर काम करेगा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने की। लिवर ही आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है, मैंने आपको सिखाया ना अभी। तो जितना भी अमोनिया, या फिर मान लो यहाँ पे अमोनिया बना NH2, या फिर NH2 ही लिखते हैं, NH2 बना, सही है। फिर यहाँ पे एक यूरिया साइकिल चलेगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आपके यूरिया में, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके यूरिया में। अब यहां से बच्चों एक वेन निकलेगी, वेन, वेन समझते ना, आर्टरी वेन समझते ना, पढ़े हो रहोगे ना आप, आर्टरी वेन पढ़ा होगा ना आप लोग ने। वेन वो होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट के पास जाती है। आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और ऑर्गन्स के पास जाती है। पढ़ा होगा कभी बचपन में हार्ट के बारे में। तो हार्ट से दो वेसल्स निकल रही हैं, एक आपकी ऐसी वेसल है बच्चों, एक आपकी ऐसी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और कहां तक जा रही है? आपके सेल्स तक जा रही है, सेल्स को ऑक्सीजन देने जा रही है। और वेन क्या होता है? वेन भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वापस हार्ट की तरफ जाता है, तो ये भैया डीऑक्सी ब्लड है, सही बात है ना। अब डीऑक्सी ब्लड में क्या, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हार्ट से ही मिलेगा ना, तो वो हार्ट की तरफ भागने लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये आपका लिवर है, दिस इज लिवर, लेट मी मार्क, ये आपका लिवर है। अब इस लिवर से बच्चों एक वेन निकलती है, इस लिवर से यहां से एक वेन निकल रही है, वेन, समझ रहे हो? यहां से क्या निकल रही है? एक वेन निकल रही है, और ये वेन आगे चलकर वेना कावा में मिल जाएगी। यहां पे एक बड़ा सा, इमेजिन इट इज अ वेना कावा। वेना कावा पता है ना, सबसे बड़ी वेन हमारे बॉडी की वेना कावा है। एक वेन नीचे से आती है, एक वेन ऊपर से आती है, तो नीचे से आने वाली वेन को इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर से आने वाली वेन को सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, सही बात है। सो इट इज वेना कावा, वेना कावा विच इज द लार्जेस्ट वेन। किस में मिल रहा है बच्चों ये वेन? किस में, मतलब कौन सी वेन इसमें आके मिल रही है? ये वाली वेन। अब मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, मैंने आपको कहा था कि लिवर के सेल्स को हिपैटिक सेल कहते हैं, लिवर के सेल को हिपैटिक सेल कहते हैं। तो जो वेन आपके लिवर से निकल रही है, इस वेन को हम लोग कहेंगे हिपैटिक वेन। जो वेन है ना, दिस वेन इज नोन एज हिपैटिक वेन। तो बात समझ में आई? ठीक है बात समझ में आई? दिस वेन इज नोन एज हिपैटिक वेन। अब मेरे को एक चीज बताओ कि आपके लिवर में अभी अभी यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, और ये सारा का सारा यूरिया किस में चला गया? आपके हिपैटिक वेन में चला गया। सारा का सारा जो यूरिया है बच्चों, वो कहां चला गया? आपके हिपैटिक वेन में चला गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा आपके यूरिया का? क्योंकि अभी अभी यूरिया डिपॉजिट हुआ है ना बच्चों इस वेन में, अब ये जाएगा और ब्लड के साथ मिलेगा, तो और ब्लड बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है ना। सो आई कैन से हेपेटिक वेन हैव लिखते हैं, ऊपर नहीं नीचे लिखते हैं, इट हैव बच्चों मोर क्या लिख सकते हैं? मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया। मतलब सबसे ज्यादा यूरिया कहां प्रेजेंट होगा? आपके हिपैटिक वेन में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? अब ये हिपैटिक वेन कहां गया? आपके वेना कावा से मिल गया, और ये वेना कावा कहां चला गया? आपके हार्ट में, दिस इज योर हार्ट,
ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा हार्ट बना है पर कोई बात नहीं, ये चला गया आपके हार्ट में, सही बात है। फिर हार्ट में गया, हार्ट क्या करेगा, फिर उस ब्लड को लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स क्या करेगा, वहां से उन ऑक्सीजनेट करेगा, और ऑक्सीजनेट करने के बाद वापस आएगा हार्ट के पास, और फिर ये क्या करेगा, यहां से रिमूव करेगा बड़े से आर्टरी में। बड़े आर्टरी को क्या कहते हैं बच्चों, बड़े आर्टरी को कहते हैं हम लोग एओर्टा, ठीक है, बड़े आर्टरी को हम लोग कहते हैं एओर्टा। एओर्टा का स्पेलिंग क्या होता है देख लेना एक बार, भूल गया मैं, शायद ये होता है एओर्टा, ठीक है, एओर्टा। तो एओर्टा सबसे बड़ी वेसल है, सबसे बड़ी वेसल है आर्टरीज की, जो क्या करती है बच्चों, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी आपका यूरिया ही है, पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि ब्लड बढ़ गया है, ब्लड ज्यादा हो गया, इसीलिए यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। जैसे मान लो मैंने आधा ग्लास पानी लिया, आधे गिलास पानी के अंदर मैंने 4 चम्मच शक्कर डाल दी, ठीक है, और उसको मैंने मिला दिया। अब उसको जब मैंने पिया तो वो पानी मुझे मीठा लगा। पर अगर मैंने आधे गिलास पानी की जगह, मान लो मैंने 4 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, मैंने 4 लीटर पानी ले लिया, और उस 4 लीटर पानी के अंदर मैंने अगर 4 चम्मच ही शक्कर मिलाया, 4 चम्मच ही शक्कर मिलाया, तो क्या वो पानी उतना ही मीठा होगा जितना आधे गिलास वाला पानी था? बिल्कुल भी नहीं। वहां पे वो पानी ज्यादा मीठा होगा ना, ये पानी कम मीठा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो शुगर है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, बिकॉज वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। वहां पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज वहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। यही कहना चाह रहा हूं मैं यहां पे भी। जब आपका यूरिया इस वेसल में गया तो यहां पे ब्लड कम था एज कंपेयर टू आपके पूरे हार्ट, एज कंपेयर टू पूरा हार्ट, यहां पे ब्लड कम था बच्चों। क्योंकि ये जाके देखो किसमें मिल रहा है, वेना कावा में मिल रहा है ना, वेना कावा, यहां पे भी कुछ ब्लड होगा। तो पहले यहां पे ब्लड कम था, जिसकी वजह से हेपेटिक वेन में मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया था। अब जैसे ये बढ़ गया, यहां पे यूरिया कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। बात समझ में आई? अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट तो नहीं, मजा आने वाला है। अब आपके लोअर साइड पे यहां पे 2 बीन शेप के, बीन्स पता है ना, बीन, राजमा, राजमा खाया हो? राजमा चावल बड़ा फेमस होता है, दिल्ली में तो बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। तो 2 बीन शेप के ऑर्गन पड़े हुए हैं आपके लैटरल साइड पे, समझ रहे हो? 2 बीन शेप के ऑर्गन पड़े हुए हैं आपके लैटरल साइड पे। अब यहां से एओर्टा, ये जो एओर्टा है यहां से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, मान लो यहीं तक आया, ज्यादा इसको बड़ा हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। अब ये एओर्टा के पास बच्चों क्या है, ये एओर्टा के पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साथ ही साथ में इसके पास क्या है, यूरिया। तो यहां से बच्चों, यहां से एक ब्लड वेसल है जो निकलेगी और कहां चली जाएगी, आपके इस किडनी में चली जाएगी। सिमिलरली यहां से भी एक ब्लड वेसल आई और इस किडनी में चली गई, सही बात है। अब ये आर्टरी है, आर्टरी कहां जा रही है, किडनी के पास जा रही है। किडनी के लिए एक बच्चों बहुत ही फेमस शब्द है रीनल। जैसे हम लोग लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड यूज करते हैं, वैसे हम लोग किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज करेंगे। तो जो आर्टरी आपके किडनी के पास आ रही है उसे हम लोग कहेंगे रीनल आर्टरी। हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रीनल आर्टरी, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है? यस यस, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रीनल आर्टरी, सही बात है। ये क्या है बच्चों, आपकी रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी अंदर गई, इसके पास क्या था, कहां गया, हाँ, इसके पास क्या था बच्चों, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो था ही था, पर इसके पास बच्चों यूरिया भी था ना। ये यूरिया कहां चला गया, आपके इस आपके ब्लड के अंदर, सॉरी किडनी के अंदर चला गया। अब किडनी के अंदर चला गया भैया, किडनी के अंदर ब्लड गया है, यूरिया भी साफ हो गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दे दिया गया। तो भैया यहां से जो वेन निकलेगी, यहां से वेन निकलेगी ना, बिकॉज इट इज डीऑक्सीजनेटेड, तो यहां से बच्चों एक वेन निकलती है कुछ इस शेप की, ठीक है, इज द वेन। इसको ऐसे कर देते हैं आप, समझ रहे हो? यहां से वेन निकलेगी और ये आगे चल के वापस किस में मिल जाएगी, आपके इस वेना कावा में मिल जाएगी, समझ रहे हो? यहां से एक वेन निकली, सही बात है, यहां से एक वेन निकली जो आपके वेना कावा में मिल गई। नाउ दिस वेन हैज नो यूरिया एंड नो ऑक्सीजन। अब क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, इस वेन को क्या कहेंगे, पहले वो लिख लेते हैं। ये रीनल है, किडनी से रिलेटेड है, तो भैया इसको हम लोग रीनल वेन कहेंगे, रीनल वेन, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रीनल वेन। और ये रीनल वेन का पहले इसके पास, इस ब्लड के पास जितना भी यूरिया था वो सब प्योर हो गया, वो सब छान लिया गया,
और अब इस रीनल वेन में कोई भी यूरिया नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, अभी देखो ये रीनल वेन वापस जाएगी वापस जाएगी वापस जाएगी और ये ब्लड वापस इसमें मिक्स हो जाएगा, तो वापस कुछ कॉन्सेंट्रेशन आ गया ना यूरिया का। पर जब तक आपका ब्लड इस रीनल वेन में था तब तक इसके अंदर यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम थी। तो आई कैन से दिस रीनल वेन हैज लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, मतलब सबसे कम आपकी बॉडी में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन कहीं रहेगी तो कहां रहेगी वो, रीनल वेन में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों पूछे जा सकते हैं, तो जरूर से इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस इतना समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे, किडनी वाला हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब जब ब्लड बन गया है, ब्लड नहीं सॉरी यूरिन बन गया है, सुसु बन गया है, तो ये सुसु यहीं पे रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसे हम लोग को नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे आने के लिए, ठीक है, नीचे आने के लिए यहां से एक दूसरी पाइप आती है, तो थोड़ा अलग कलर से बनाया जाए, ठीक है। यहां से एक बच्चों दूसरी पाइप आएगी, एक पाइप यहां से और एक पाइप यहां से बीच से निकलती है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों यूरेटर। दिस पाइप इज नोन एज यूरेटर, यहां पे लिख दूं यूरेटर, सही बात है। तो एक यूरेटर इस किडनी से, एक यूरेटर इस किडनी से। अब बच्चों ऐसा होता है क्या, देखो यहां से तो यूरिन हर सेकंड आता है, हर सेकंड यहां से कुछ ना कुछ यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हर सेकंड यहां से नीचे 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 आता रहता है, नीचे 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 आता रहता है। पर ऐसा होता है क्या कि हर सेकंड हम लोग वॉशरूम में बैठे रहते हैं, भैया हर सेकंड हमको सुसु करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे बच्चों एक स्टोरेज यूनिट होती है, एक यहाँ पे स्टोर्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा, आपके यूरिन को स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया होगा जो आपके यूरिन को क्या करेगा बच्चों, स्टोर करके रखेगा। दिस स्टोरेज एरिया इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। दिस स्टोरेज एरिया इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आई बात। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, आपका जो सुसु है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, यूरिन आपका स्टोर हो जाएगा, सही बात है। अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, एक्चुअली 70% जब भरता है ना, तभी आपके ब्रेन तक सिग्नल चले जाते हैं, भैया आपके ब्रेन को सिग्नल चला गया कि भैया आपका यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, अब इसको खाली करना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। तो इसको खाली करने के लिए यहां से एक छोटी सी डक्ट आती है जो क्या कर देगी बच्चों, आपके यूरिन को यहां से बाहर निकाल देगी। समझ रहे, ये जो छोटी सी डक्ट मैंने ऑरेंज कलर की बनाई है, ये क्या करेगी, यहाँ से यूरिन को ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से यूरिन आपका बाहर निकल जाएगा। इस छोटी सी डक्ट को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, इसे हम लोग कहते हैं, ये कलर दिख रही ना होगा, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों यूरेथ्रा। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। ये जो बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर ये यूरिनरी ब्लैडर किससे बना हुआ है, ये यूरिनरी ब्लैडर बच्चों बना हुआ है स्मूथ मसल से, क्योंकि इसको हम लोग, इसका कॉन्सेंट्रेशन रिलैक्सेशन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, सही बात है, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। पर मेरी एक बात सुनो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लिवर को इंक्लूड नहीं करेंगे, सही बात है, हार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, सही बात है, हम लोग इन वेन को, ये वेसल्स है ना, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, इंक्लूड होती है बच्चों आपका किडनी, आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, समझ लो। तो ये चार चीजें ही सिर्फ इंक्लूड होती है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब बना दिया, मैंने आपको समझाने के लिए कि भैया आपकी बॉडी में चीजें वर्क कैसी कर रही हैं, मैंने ये पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। पर अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप भैया ये सब बना सकते हो, आप ब्लड वेसल बना सकते हो, चलेगा, पर आप ये लिवर विवर मत बनाना, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो यूरिनरी ब्लैडर सॉरी आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें क्या क्या होगा, 2 किडनी 2 यूरेटर, ठीक है, 2 किडनी 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा, सही बात है, ये मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, समझ रहे हो। तो आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ध्यान से सुनेंगे, आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों क्या क्या चीजें होती हैं, 2 किडनी, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी लिख देंगे कि 2 यूरिनरी ब्लैडर होते हैं क्या, पर आपको लिखना है भैया नहीं, फॉल्स, कितने होते हैं, सिर्फ 1 यूरिनरी ब्लैडर, 2 किडनी 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 क्या है बच्चों आपका यूरेथ्रा, समझ में आई बात, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका किडनी। मुझे आपको समझाना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, पर ये करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर से मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, मुझसे बातें करिए, मुझे फॉलो करिए और कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वहाँ पर आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है। इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आगे का पढ़ेंगे, जो किडनी का स्ट्रक्चर है, फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, वो सब हम लोग रखते हैं लेक्चर नंबर 2 के लिए। सही है। सो आई होप बच्चों आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मजा आया होगा। सही है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ठीक है। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग।